हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि सारे एग्जाम जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे लगभग। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? ऑप्शन है गीतांजलि, बी आनंदमठ, सी देवदास, सी गोरा। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एओम ह्यूम, डी मदन मोहन मालवीय। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। ये लोग मध्यमार्गी नहीं थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन देखते हैं। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी रफी अहमद किदवई, सी एम ए अंसारी, डी बरूदुद्दीन तैयब जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और तीसरे नंबर पे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बरूदुद्दीन तैयब जी, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी बरूदुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहम्मद इकबाल, डी भगत सिंह। देखिए, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया, परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। ऑप्शन देखते हैं। ए चौरी चौरा हिंसा के कारण, बी कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, सी अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी के मांगे मान लेने के कारण, डी जनता के समर्थन के अभाव के कारण। देखिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था। पुलिस की बर्बरतापूर्वक पिटाई के फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस जिंदा भस्म हो गए। यह गांधीवादी रणनीति के अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट थी। इसी के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करवा दिया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा हिंसा के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं। ए सरोजनी नायडू, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रपिता पूछा है। अगर महात्मा पूछा होता तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन देखते हैं। ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। देखिए, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया।
अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। उन्होंने स्त्री एवं शूद्रों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने को कहा। वस्तुतः उन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार किया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखते हैं, ए एम एन राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी दादा भाई नौरोजी। देखिए, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में उन्होंने तथ्यों से अपने कथन को सिद्ध किया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी, सती प्रथा का निषेध। बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, स्वायत्त शासन। थर्ड है लॉर्ड रिपन, बंगाल का विभाजन। फोर्थ है लॉर्ड कर्जन, व्यापहरण का सिद्धांत। देखिए, इसमें कूट दिया है, उसको मिलान करना है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी व्यापहरण का सिद्धांत शुरू किया था, इसका ऑप्शन ए सही होगा। पहला का चौथा सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किए थे, बी का ए सही होगा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन शुरू किया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डी ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जिसे वह अपने द्वारा नियुक्त तथा स्वयं पदनाम देकर किसी व्यक्ति या प्रशासक के माध्यम से उस सीमा तक रहेगा जितना वह उचित समझता है। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों विधानमंडल तथा मंत्री परिषदों का सृजन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी का कार्य राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे एवं निर्देशित विधि कार्यों को करना तथा भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यानी इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखते हैं, ए 10 जून 1946 को, बी 6 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में
निर्वाचित किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन देखते हैं, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। देखिए, बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया। तो इसकी अध्यक्ष की बात किया है तो इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन देखते हैं, ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। देखिए, मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के पुनर्निरीक्षण के लिए गठित स्टुअर्ट सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 ईस्वी को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, ऑप्शन देखते हैं, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। देखिए, एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक होना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन दिया है, ए संघीय सरकार को दिया है, बी राज्य सरकारों को दिया है, सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, डी न संघीय सरकार को न राज्य सरकारों को दिया है। देखिए, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बना एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषयों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय उक्त तीनों सूचियों में से किसी में शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय सरकार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं, ए 6 माह के बाद, बी 1 वर्ष के बाद, सी 2 वर्ष के बाद, डी 3 वर्ष के बाद। देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त 6 माह के बाद हो जाना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, जो सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80, राज्यसभा 31 है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा है, 11 राज्यसभा है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सदस्य हैं, 18 राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसमें सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट में से सही का चयन करना है। इसमें कथन ए बी दिया है। ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बी, उनमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। नीचे कूट दिया गया है, इसका उत्तर चयन करना है। तो देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है।
उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है, बट स्पष्टीकरण नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।